माला बुआ, मेरी माला बुआ, मेरी प्यारी माला बुआ। मेरे बचपन की कुछ सबसे खूबसूरत यादों में माला बुआ की याद सबसे प्यारी है। मेरा तो एक तरह से पूरा का पूरा बचपन ही माला बुआ के इर्द गिर्द बीता है। मम्मी को घर परिवार, बूढ़े बाबा दादी सब कुछ संभालना होता था। ऐसे में मेरी माला बुआ ही मेरी दोस्त थीं। मेरे देखभाल की सारी जिम्मेवारी माला बुआ की थी। बहुत हंसी खुशी से मेरा बचपन गुजर रहा था। बाबा दादी, मम्मी पापा, बुआ सबका लाडला था मैं। आखिर 20 साल बाद घर में बच्चा हुआ था। फिर कुछ समय बाद घर में अचानक से चहल पहल बढ़ गई। बड़ों की बातों से पता चला कि बुआ की शादी तय हो गई है। मुझे ज्यादा समझ तो थी नहीं, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है ये समझ आ रहा था। कभी नए कपड़े खरीदे जा रहे, कभी घर की पुताई चल रही, हलवाई आ गए, तरह तरह की मिठाइयां बन रहीं। कुल मिलाकर मेरी मौज चल रही थी। कुछ और रिश्तेदार भी आ गए। उनके बच्चों के साथ मेरी खूब पट रही थी। सच बोलूं तो शायद उन दिनों मैं बुआ के पास कम रह पा रहा था। इतनी सारी चीजें हो रही थीं कि मैं तो उन्हीं सब में उलझ गया था। कहीं हलवाई मिठाइयां बना रहे, कभी घर के आगे बैंड बाजा बज रहा। घर के बड़े अपने आप में व्यस्त थे। खैर, बुरा तो तब लगा जब अगले दिन सुबह बुआ कार में बैठकर बिना मुझे लिए कहीं जाने लगीं। ऐसा पहली बार हुआ था कि बुआ मुझे बिना लिए कहीं जा रही थीं। मैं बहुत जोर से रोना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। केवल आंखों से आंसू निकल रहे थे। मम्मी ने समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद सबको जाना होता है, फिर बुआ कभी कभी आती भी तो रहेंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के बाद जाना होता है तो नहीं करनी चाहिए शादी। फिर बुआ ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बैठाया। अपना बड़ा सा पर्स खोलकर उसमें से 10 रुपये का एक कड़क सा नोट निकालकर मेरी मुट्ठी में रख दिया और कहा, मेरा राजा बेटा है ना, किसी को रोकर विदा नहीं करते। और खुद रोने लगी। मम्मी ने जल्दी से मुझे अपने पास खींच लिया और कार चली गई। उस दिन आखिरी बार मैंने अपनी माला बुआ को देखा था। एक दिन जाने क्या हुआ, मैं बहुत देर तक सोता रहा। मम्मी ने मुझे उठाया ही नहीं। मैं अपने आप ही उठकर बाहर आया। मम्मी और दादी दोनों रो रही थीं। पापा और बाबा कुछ बात कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पापा तो इतनी जोर से बोल रहे थे कि मैं तो डर ही गया। मैंने कुछ आधा अधूरा सुना, माला जल गई, स्टोव, झूठे, साले, कमीने। इतना तो समझ आया कि माला बुआ की बात हो रही है, लेकिन क्या ये समझ नहीं आया। कोई बताने वाला भी नहीं था। मम्मी ने रोते रोते ही दूध दिया और पड़ोस में भेज दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल ही बदल गया। बाबा और दादी चुप चुप रहने लगे। बाबा तो कुछ भी नहीं बोलते थे। दादी अक्सर माला बुआ का नाम लेती और रोती रहती। मम्मी चुपचाप घर के काम करती। पापा देर से घर आते। पापा कभी कभी बोलते, पुलिस, कोर्ट, वकील। मेरा बाल मन कुछ समझता कुछ नहीं। मैं तो एकदम अकेला हो गया था। कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं था। बहुत बाद में मैं जान पाया कि मेरी माला बुआ की ससुराल में जलकर मौत हो गई थी। हम सब उनके अपने लाचार और बेबस थे कि कुछ न कर सके। उनकी ससुराल वालों ने छल बल से फैसला अपने हक में करवा लिया। पापा की सारी भागदौड़ बेकार गई। इसी सदमे में बाबा चले गए। खैर, समय तो अपनी रफ्तार से चलता है। मैं बड़ा हो गया। इंटर के बाद मेडिकल एंट्रेंस के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया। एक पढ़ने में होशियार लड़की रश्मि शुक्ला ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। पहले ही टेस्ट में उसने सभी को पछाड़ दिया। कभी वो फर्स्ट आती, कभी मैं। मेरी उससे दोस्ती हो गई। बातों बातों में पता चला कि वो गोरखपुर की है, जहां मेरी बुआ की ससुराल थी। मैंने ऐसे ही बातों में पूछा, किसी रविशंकर शुक्ला को जानती हो? वो बोली, अरे तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो तो मेरे चाचा हैं। बेचारे, चाची की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी। उन्हें भी लकवा हो गया। न बोल पाते हैं और न कुछ कर पाते हैं। मम्मी पापा ही जैसे तैसे उनका ख्याल रखते हैं। तुम बताओ, तुम कैसे उन्हें जानते हो? मैं बात को गोल कर गया। मैंने नहीं बताया कि इस आदमी की शादी मेरी बुआ से हुई थी। मैंने पूछा, तुम्हारी चाची को क्या हुआ था? रश्मि बोली, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन शायद जल गई थीं। मम्मी तो कभी कभी गुस्से में चाचा को कह भी देती हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मैं इतने समय से दुश्मन की लड़की से दोस्ती कर रहा था। मुझे बहुत दुख और गुस्सा एक साथ आ रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया, नहीं, ये तो और भी बढ़िया है। इस लड़की के बहाने शायद मैं अपनी बुआ का बदला ले पाऊं। इस लड़की को किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सकूं तो। इस तरह मेरे मन में एक नई खुराफात ने जन्म लिया। अब मैं लगातार इसी विषय में सोचने लगा कि कैसे अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचा सकूं। मैंने तय कर लिया कि एक दिन रश्मि को घुमाने के बहाने गोमती नदी के पास ले जाऊंगा और मौका देखकर नदी में धक्का दे दूंगा और बाद में सबसे बोल दूंगा, पता नहीं कैसे नदी में गिर गई। मैंने सब तय कर लिया। एक दिन रश्मि को घूमने चलने को तैयार भी कर लिया। हम दोनों गोमती नदी के किनारे भी आ गए। लेकिन कहते हैं ना कि बोलना आसान होता है और करना मुश्किल। मेरे लिए मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। मैं हांफते कांपते किसी तरह वहां से भाग लिया। पीछे रश्मि बुलाती रह गई। शाम तक तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मुझ पर बेहोशी सी छाने लगी। मम्मी सिर पर पट्टी रख रही थी। मैं बेहोशी में ही माला बुआ, स्टोव, जल, रश्मि, बदला, पता ही नहीं क्या क्या बोलता रहा। सुबह जाकर मेरा बुखार उतरा। तब मम्मी ने ये सब मुझे बताया और पूछा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मम्मी ने मुझे अच्छे से समझाया कि माला बुआ के लिए हम सबको दुख है, हम सब गुस्सा भी हैं, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो उससे तुम्हारी बुआ खुश नहीं होंगी। कानून से भले ही कोई बच जाए, ऊपर वाले से नहीं बच सकता। तुमने बताया ना कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऊपर वाले के यहाँ सबको न्याय मिलता है। ये बात और है कि कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन ये भी सच है, सबको अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। तो हम क्यों अपने कर्म खराब करें? जिसका काम है उसे ही करने दो। इस वक्त तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। तुम पढ़ाई करो, बदले का न सोचो, अपने में बदलाव लाओ। तुम कुछ बन गए तो हम तो खुश होंगे ही, तुम्हारी माला बुआ भी बहुत खुश होंगी।